एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखना है, देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ अब हम लोग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। टोटल टाइमिंग आप लोगों को 3 घंटे का मिलेगा एंड टोटल 70 मार्क्स का आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा एंड बाकी का 30 मार्क्स आप लोग को अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू मिलेगा। टोटल आप लोगों से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 30 क्वेश्चंस है एंड आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में भी 30 क्वेश्चंस ही होंगे। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग आप लोगों के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का एग्जाम पैटर्न एंड इस साल का एग्जाम पैटर्न में खासकर जियोग्राफी सब्जेक्ट में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शंस थे, बट इस साल आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में आप लोगों से 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 1 मार्क्स ईच, बट क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए में आप लोगों से टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। नाउ सेक्शन बी में आप लोगों से 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है एंड आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को एक ही सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। बट आप लोग का इस साल का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपके इस साल के क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी में आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड सेक्शन सी में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको अपना एग्जाम पैटर्न और भी अच्छी तरीके से समझना है, देन आप जियोग्राफी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के थ्रू एग्जाम पैटर्न को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सेक्शन बी में आप लोगों से 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ सेक्शन सी में आप लोगों से 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 80 to 100 वर्ड्स में देना है ना। आपका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल आप लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 25 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा एंड लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में देना है। आपका लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, बट इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी लिखा हुआ है। सेक्शन ई में आप लोगों से 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर का एग्जाम पैटर्न एंड इस साल के एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन के नंबरिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इस साल भी टोटल आप लोगों से 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बट सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल टोटल 4 सेक्शंस थे, बट इस साल टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे, यानी कि सेक्शन बी में जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था उसी को इस साल अलग अलग सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। बाकी ओवरऑल आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपका पहला सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोगों से टोटल 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। Who among the following geographers has given this definition? ह्यूमन जियोग्राफी का ये जो डेफिनेशन है, ये इनमें से कौन से जियोग्राफर के द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज रदसेल। उन्हीं के द्वारा ह्यूमन जियोग्राफी का ये डेफिनेशन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The question is, read the following approaches of human geography and choose the correct option of the chronological order. यहाँ पे ह्यूमन जियोग्राफी के कुछ अप्रोचेस के बारे में बता रखा है। आप लोगों को इन सारी अप्रोचेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि टाइम के बेसिस पे अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 1, 4, 3 एंड 2, यानी कि सबसे पहले होगा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, उसके बाद होगा रीजनल एनालिसिस
उसके बाद होगा एरियल डिफरेंशिएशन एंड एट द लास्ट होगा स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरीके से आप लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सारी अप्रोचेस को अरेंज करना था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 1, 4, 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी। सो इनमें से कौन सा सोशल जियोग्राफी का एक सब फील्ड है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज बिहेवियरल जियोग्राफी। Now next question is question number 4, which among the following is not the mineral based industry। So इनमें से कौन सा एक mineral based industry नहीं है। So question number 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी which is salt। So salt एक mineral based industry नहीं है एंड इसके अलावा आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सो ये सारे ही mineral based industry है। Now next question is question number 5, read the following statements regarding open cast mining and choose the correct option। सो ओपन कास्ट माइनिंग जो कि एक टेक्निक होता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। सो इस माइनिंग टेक्निक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओपन कास्ट माइनिंग के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट है। सो हमारा पहला स्टेटमेंट है दिस इज द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओपन कास्ट माइनिंग एक बहुत ही चीपेस्ट वे है माइनिंग करने का। ना दूसरा स्टेटमेंट है द आउटपुट इज इन लार्ज क्वांटिटी। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ओपन कास्ट माइनिंग से जो आउटपुट निकलता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज इट रिक्वायर्स स्पेशली डिजाइन लिफ्ट्स एंड ड्रिल्स। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ओपन कास्ट माइनिंग के लिए इतने स्पेशली डिजाइन लिफ्ट्स एंड ड्रिल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है इट रिक्वायर्स स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। सो हमारा पहला एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ओपन कास्ट माइनिंग, सो ये हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन इज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स। सो इनमें से कौन से सेक्टर में हम लोग कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इनमें से कौन से सेक्टर में आता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज क्वेटरनरी। Now our next question is question number 7. When will be the growth of population positive in any place and in which one of the following condition? So किसी भी जगह पे किस टाइम पीरियड के दौरान हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉजिटिव कह सकते हैं एंड इनमें से कौन से कंडीशन में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉजिटिव कह सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड हाई इमिग्रेशन। सो जब किसी भी प्लेस में ये सारे जो कंडीशन है ये फुलफिल होते हैं, यानी कि जब किसी भी जगह पे हाई बर्थ रेट होता है, लो डेथ रेट होता है एंड हाई इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन का मतलब होता है न्यू कंट्रीज में मूव करना। सो ऐसे कंडीशन में ही हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉजिटिव कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। सो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो खासकर इसी टाइप से आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपका पहला स्टेटमेंट है इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लास्ट स्टेज में। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट से एक हिस्टोरिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, तो उसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है एंड इसमें हमें अलग अलग स्टेजेस भी देखने को मिलता है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लास्ट स्टेज में दोनों ही जो फर्टिलिटी एंड जो मोर्टिलिटी रेट होता है वो एक साथ डिक्लाइन करता है। एंड नाउ स्टेटमेंट 2 में हमें बता रखा है दैट रिजल्टेंट पॉपुलेशन इज ईदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। यानी कि इसके रिजल्ट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, जो रिजल्टेंट पॉपुलेशन होता है वो ईदर स्टेबल होता है, स्थिर होता है, या फिर बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट रिजल्ट है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लास्ट स्टेज में फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करता है एंड एज अ रिजल्ट जो रिजल्टेंट पॉपुलेशन होता है वो या तो स्टेबल होता है या फिर बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। Now our next question is question number 9. Which one of the following railways is the longest in the world? So इनमें से कौन सा रेलवे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे। Now our next question is question number 10. Study the given statement 1 and 2 and choose the correct option. So again यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। सो दोनों को पढ़ने के बाद हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो हमारा पहला स्टेटमेंट है अ सोसाइटी विच फेल्स टू एक्नॉलेज एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू रिमूव
सच डिस्क्रिमिनेशंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिविलाइज्ड वन। यानी कि एक ऐसा सोसाइटी, अगर उस सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो अगर वो सोसाइटी फेल हो जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एक्नॉलेज करने में या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए कुछ इफेक्टिव मेजर्स को लेने में, देन हम लोग उस सोसाइटी को एक सिविलाइज्ड यानी कि एक सभ्य सोसाइटी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एंड स्टेटमेंट 2 में हमें बता रखा है दैट ड्यूली एक्नॉलेजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशंस लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन इंडिया। सो हमारी कंट्री में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ही एक्नॉलेज करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए एक कैंपेन को लॉन्च किया गया है विच इज़ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर डी विच इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। सो वन स्टेटमेंट एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग्स इज नॉट द करेक्ट फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सो इनमें से कौन सा फीचर रूरल सेटलमेंट का एक करेक्ट फीचर नहीं है। रूरल सेटलमेंट यानी कि गांव के इलाके में जो सेटलमेंट होता है उसी को रूरल सेटलमेंट कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज इन रूरल एरियाज वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। सो गांव के एरियाज में वे ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि बहुत ही सिंपल होता है एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं बल्कि स्लो होता है। सो ये रूरल सेटलमेंट का एक करेक्ट फीचर नहीं है, बाकी ये सारे ही रूरल सेटलमेंट के ही फीचर है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टाउन्स। सो इस क्वेश्चन में एक तरफ कुछ टाइप्स ऑफ टाउन्स के बारे में बता रखा है वेरिस दूसरी तरफ कुछ टाउन्स का नाम गिवन है। सो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज माइनिंग इन सिंगरौली। सो सिंगरौली जो कि एमपी में है, सो सिंगरौली टाउन एक माइनिंग टाउन है, सो ये करेक्टली मैच किया गया है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। सो गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन का मतलब होता है एक ऐसा टाउन जहाँ पे मिलिट्री बेस होता है। सो इनमें से कौन सा टाउन एक गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज महो। इवन महो का फुल फॉर्म ही होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार। सो महो टाउन एक गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन है। Now our next question is question number 14. Read the following statements regarding border roads and choose the correct option. So इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स का मतलब होता है बॉर्डर एरियाज में जो रोड्स को बिल्ड किया जाता है डिफेंस पर्पस के लिए, सो उसी को बॉर्डर रोड्स कहा जाता है। सो ये चारों ही स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बॉर्डर रोड्स के रिगार्डिंग, सो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो हमारा पहला स्टेटमेंट है बॉर्डर रोड्स आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा बॉर्डर रोड्स के रिगार्डिंग। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है दे स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट दिस रोड। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा बॉर्डर रोड्स के रिगार्डिंग। सो बॉर्डर रोड्स को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है बल्कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में ब्रो भी कहा जाता है, सो इसके द्वारा बॉर्डर रोड्स को मैनेज किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड हमारा लास्ट स्टेटमेंट है दे आर हेल्पफुल इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। सो हमारा पहला, दूसरा एंड फोर्थ स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉर्डर रोड, सो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 लास्ट का जो हमारा 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सो वो बेसिकली सोर्स बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोर्स प्रोवाइड किया गया है। सो इस पैसेज को पढ़ने के बाद ही आपको अपने क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 की आंसर्स को देना है। सो अगर आप चाहो देन आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस एंड आंसर्स को बता दे रही हूँ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो इनमें से कौन सा लैंड डिग्रेडेशन का करेक्ट मीनिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। सो जब लैंड का प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होता है देन उसी को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following is the main cause of land degradation? So इनमें से कौन सा land degradation का मेन कारण होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज सॉइल इरोजन। ना हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग झाबुआ। सो बेसिकली वो जो पैसेज था उसमें झाबुआ के बारे में ही बता रखा है। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट झाबुआ के रिगार्डिंग सही नहीं है।
ये क्वेश्चन पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप खुद से ही सारी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड मनी टू इम्प्लीमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मनी प्रोवाइड नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पे आपको पैसेज में देखने को मिलेगा दैट द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फंडेड बाय बोथ द मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के द्वारा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए मनी को प्रोवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। विद दिस क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 14 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, बट क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 जो रहेगा वो आप लोगों का सोर्स बेस्ड टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। विद दिस ये सेक्शन कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोगों से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 में दो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पर्टिकुलर पैसेज नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। आपको ये पैसेज को पढ़ना है एंड उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? आप खुद से भी दे सकते हो, इस पैसेज को पढ़ के भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। आप इसके आंसर में ये लिख सकते हो दैट नॉइज पोल्यूशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल कंडीशंस टू ह्यूमन बींग्स। ना आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज नॉइज पोल्यूशन हजार्डियस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। इस पैसेज के भी लास्ट लाइन में दिया हुआ है दैट नॉइज पोल्यूशन इज हजार्डियस इन मेनी मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज इन इंडिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके आंसर में आप ये लिख सकते हो दैट मोर पीपल हैव बिकम प्रोस्पेरियस इन द सिटीज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स सच एज कार्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। This has led to traffic jams during peak hours, that is in the morning and in the evening when people go and come from office. This has increased noise pollution on the roads. That's why noise pollution is hazardous in many metropolitan and big cities in India. ना आपका तीसरा क्वेश्चन है नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक एक्सप्लेन विद आर्ग्यूमेंट। इसके आंसर में आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, that is industrial areas, arteries of transportation, airport, etc. With this आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है। आप लोग का पहला सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा। आप लोगों को एक पर्टिकुलर पैसेज दे दिया जाएगा एंड फिर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने आंसर्स को देना है ना। आपका दूसरा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द वाटरवे गिवन इन द पिक्चर। उस पिक्चर में जो वाटरवे दिया गया था वो कौन से वाटरवे का पिक्चर है? उसका आंसर होगा स्विस कैनल। वो पिक्चर बेसिकली स्विस कैनल का था। दूसरा क्वेश्चन है नेम द टू सी कनेक्टेड बाय दिस वाटरवे। वो जो वाटरवे है यानी कि जो स्विस कैनल है वो कौन से 2 सीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है? इसका आंसर होगा मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। एंड नाउ आपका तीसरा क्वेश्चन है नेम द पोर्ट्स मार्क्ड एज ए एंड बी इन दिस पिक्चर। इस पर्टिकुलर पिक्चर में 2 पोर्ट्स को ए एंड बी मार्क किया गया है। उन दोनों ही पोर्ट्स का क्या नाम है? पहला यहाँ पे ए मार्क किया गया है एंड दूसरा यहाँ पे बी मार्क किया गया है। ए का आंसर होगा पोर्ट सेट एंड बी का आंसर होगा पोर्ट स्विस। विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 19 के बदले में यहाँ पे कुछ दूसरे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन सारे स्टूडेंट्स को इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन एक बार हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच 2 ओशियंस आर कनेक्टेड बाय पनामा कैनल। पनामा कैनल कौन से 2 ओशियंस को कनेक्ट करता है? इसका आंसर होगा अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। दूसरा क्वेश्चन है विच कंट्री हैज कंस्ट्रक्टेड पनामा कैनल। कौन से कंट्री के द्वारा पनामा कैनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है? इसका आंसर होगा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ना तीसरा क्वेश्चन है नेम द टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ पनामा कैनल। पनामा कैनल के टर्मिनल पोर्ट्स का नाम आप लोगों को लिखना है। इसका आंसर होगा पनामा सिटी एंड कॉलन। विद दिस क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट आप लोगों से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है ऑफ 4 मार्क्स ईच। आप लोगों का इस साल का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे सेक्शन सी लिखा होगा। सेक्शन सी में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड किया गया है। दैट मीन्स कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं आता है देन आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर को ही आप लोगों को देना है। आपका पहला क्वेश्चन है ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया
एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। सो पूरे ही वर्ल्ड का 90% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो लगभग अपने 10% के एरियाज में रहते हैं। सो आप लोग को इसी स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन को किस तरीके से किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सो उसी के कंटेक्स्ट में आप लोग को इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। सो मैं आप लोगों को सारी क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप लोगों ने चैप्टर में सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा, सो टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा है नहीं। सो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन में बी इंटरप्रिटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस between population and resources. Examine the statement in context of pull and push factors that influence migration. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एनालाइज एनी थ्री कजेस फॉर अनइवन स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। Now your next question is question number 22. Dependence on erratic monsoon is still a big problem of Indian agriculture. Support the statement. So आज भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का जो एक बिग प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर आज भी एरेटिक मानसून के ऊपर ही डिपेंड होता है। एरेटिक मानसून यानी कि जिसको लेकर आप श्योर नहीं हो कि मानसून कब आएगा, रेनफॉल होगा या फिर नहीं होगा। सो इंडियन एग्रीकल्चर आज भी मानसून के ऊपर ही डिपेंड होता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर का। सो इसी स्टेटमेंट को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में भी इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है। सो सेक्शन सी में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, सो सारे क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सो 4 क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कोल एज सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। कन्वेंशनल यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल होता है। सो कोल किस तरीके से इंडिया में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी को आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। एंड ना आपका दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। सो नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो रिन्यूएबल होता है। सो किस तरीके से सोलर एनर्जी इंडिया में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है, सो इसी के इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। सो विथ क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है। ना आपके क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, बट इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी लिखा हुआ है। बट आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी लिखा होगा, जिसमें आप लोगों से टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ऑफ 5 मार्क्स ईच। सो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एंड क्वेश्चन नंबर 24 का पहला क्वेश्चन है, हाई टेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का सबसे लेटेस्ट जनरेशन है। सो इसी स्टेटमेंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ना आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स है जो कि वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लोकेट करना है, सो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करता है। Now your next question is question number 25. Services occurs at different levels throughout the world. Support the statement with examples. Next question is question number 26. Analyze the 5 bases of international trade in the world. Now your next question is question number 27. Integrated Tribal Development Project laid the highest priority on development of transport and communications, agriculture and allied activities, and social and community services. Examine the statement in the context of Burmo region. Now your last question is question number 28. So इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है। So आपका पहला क्वेश्चन है, how are pipelines the most convenient and efficient mode of transporting liquids and gases over long distances in India? Explain with examples. Now your second question is, explain with examples of the importance of Indian ports as gateways of international, trade. international, trade.
सो विद क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है ना। आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, बट इस साल आपके क्वेश्चन पेपर में इस सेक्शन का नाम रहेगा सेक्शन ई। सो सेक्शन ई में आप लोगों से दो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। On the given particle outline map of the world, 7 geographical features have been marked as A, B, C, D, E, F, and G. Identify any 5 of them with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them. सो आप लोगों को एक वर्ल्ड मैप प्रोवाइड किया जाएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में ही वो वर्ल्ड मैप रहेगा। सो उस वर्ल्ड मैप में 7 प्लेसेस को मार्क किया गया है एज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सो उन 7 जगहों में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 जगहों को ही आइडेंटिफाई करना है एंड उनके करेक्ट नेम्स को लिखना है। एंड किस तरीके से 5 जगहों को आइडेंटिफाई करना है, सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है उन सारी जगहों से रिलेटेड। सो इनमें से आप लोगों को किसी 5 जगहों को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद मैप में उन सारे जगहों के नाम को लिखना है। सो मैं आप लोग को इन सारी क्वेश्चंस के आंसर्स को बता देती हूँ, यानी कि इन सारी जगहों के नाम को बता देती हूँ एंड उसके बाद हम लोग मैप में उन सारी जगहों को प्लॉट करेंगे। सो पहला है द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, सो इसका आंसर होगा ब्राजील। दूसरा है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, सो इसका आंसर होगा वेल्स। तीसरा है ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सो इसका आंसर होगा व्लादिवोस्तोक। ना फोर्थ है अ मेजर सी पोर्ट, सो इसका आंसर होगा ऑकलैंड। ना फिफ्थ है द शिपिंग कैनल, इसका आंसर होगा पनामा कैनल। नेक्स्ट है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ एशिया, इसका आंसर होगा मुंबई। एंड एट द लास्ट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, सो इसका आंसर होगा लंदन। सो नाउ अब हम लोग आपके वर्ल्ड मैप में इन सारी जगहों को प्लॉट करते हैं। सो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा। डायरेक्टली आप लोगों को पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनडायरेक्टली आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा एंड उन सारे इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को उन सारे जगहों के नेम को गेस करना है एंड उसके बाद उन सारी जगहों को अपने मैप में प्लॉट करना है। सो नाउ अब हम लोग इन सारी जगहों को देखते हैं वर्ल्ड मैप में। कुछ इस टाइप से आप लोगों को वर्ल्ड मैप प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वर्ल्ड मैप में 7 जगहों को प्लॉट किया गया है एस ए बी सी डी ई एफ एंड जी। आप लोगों को इन 7 जगहों में से किसी 5 जगहों को ही आइडेंटिफाई करना है। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था ब्राजील। आप लोगों को ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे ब्राजील लिखना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर था वेल्स, यहाँ पे आप लोगों को वेल्स लिखना है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर था व्लादिवोस्तोक, यहाँ पे आप लोगों को व्लादिवोस्तोक लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था अकलैंड, यहाँ पे आपको अकलैंड लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था पनामा कैनल, यहाँ पे आप लोगों को पनामा कैनल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था मुंबई, यहाँ पे मुंबई है। ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको मुंबई लिखना है। एंड एट द लास्ट आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर था लंदन, जो कि यहाँ पे है। इस जगह पे आपको लंदन लिखना है। ऑलरेडी आपके मैप में ही उन सारी ही जगहों को प्लॉट किया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन सारी जगहों की करेक्ट नेम को आइडेंटिफाई करना है उन सारे इन्फॉर्मेशन के थ्रू। इसी टाइप से आप लोगों का पहला जो मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो पूछा जाएगा। आपका पहला मैप बेस्ड क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से रिलेटेड रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करने से पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 29 के बदले में कुछ दूसरे क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन दिया गया है। 7 में से किसी 5 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। एक बार हम लोग इन सारी क्वेश्चंस के भी आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, बट जो ठीक ठाक स्टूडेंट है उन लोगों को मैप वर्क वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसका आंसर होगा ब्राजील। साउथ अमेरिका में एरिया के टर्म वाइज लार्जेस्ट कंट्री है ना। दूसरा क्वेश्चन है नेम एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन अफ्रीका। इसका आंसर होगा वेल्स। लगभग क्वेश्चन सिमिलर ही है, बट इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को मैप में इन सारी जगहों को प्लॉट नहीं करना है ना। तीसरा क्वेश्चन है नेम द वेस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसका आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग। फोर्थ क्वेश्चन है नेम मेजर सी पोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। इसका आंसर होगा ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज। इसका आंसर होगा पार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री द मिसिसिपी वाटरवेज इज मेनली रिलेटेड। इसका आंसर होगा यूएसए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। नाउ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। On the given political outline map of India, locate and label any 5 of the following geographical features with appropriate symbol. क्वेश्चन नंबर 30 इंडियन मैप से रिलेटेड है। यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इन सारे इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आपको कुछ जगहों को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 7 इन्फॉर्मेशन गिवन है। 7 में से किसी 5 ही जगहों को आप लोग को आइडेंटिफाई करना है एंड इंडियन मैप में उन सारी जगहों को प्लॉट करना है।
सो पहला इन्फॉर्मेशन है स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, सो इसका आंसर होगा गोवा। दूसरा है स्टेट विद द लोएस्ट लेवल ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, सो इसका आंसर होगा कर्नाटका। फोर्थ है खेत्री रीजन वेयर देयर आर कॉपर माइंस, सो ये बेसिकली राजस्थान में आप लोगों को प्लॉट करना है ना। फिफ्थ है जामनगर, जहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगा, सो जामनगर इज इन गुजरात, सो गुजरात में आपको जामनगर को प्लॉट करना है। नाउ सिक्स्थ इज द नॉर्थर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सो ये होगा श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड सेवंथ है टूटीकोरिन मेजर सी पोर्ट, सो ये तमिलनाडु में है। सो नाउ अब हम लोग इन सारी जगहों को अपने इंडियन मैप में प्लॉट करते हैं। सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से आप लोगों को सारी ही जगहों को प्लॉट करना है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर था गोवा, सो यहाँ पे आपको गोवा को प्लॉट करना है एंड साइड में आपको लिखना भी है गोवा ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर था अरुणाचल प्रदेश, सो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सो यहाँ पे आप लोग को अरुणाचल प्रदेश को प्लॉट करना है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर था कर्नाटका विच इज हियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में खेत्री रीजन को प्लॉट करने के लिए कहा गया था जो कि राजस्थान में है। उसके बाद जामनगर विच इज इन गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड एट द लास्ट टूटीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। सो विद दिस आपका मैप वर्क कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 30 के बदले में भी जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स या फिर जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कुछ दूसरे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। सो एक बार हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। सो लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नेम द स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, सो इसका आंसर होगा गोवा। दूसरा क्वेश्चन है नेम द स्टेट हैविंग द लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, सो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है नेम द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट, इसका आंसर होगा कर्नाटका। Now fourth is in which state are the खेतरी कॉपर माइंस लोकेटेड, सो किस स्टेट में खेतरी कॉपर माइंस लोकेटेड है, सो इसका आंसर होगा राजस्थान। फिफ्थ क्वेश्चन इन विच स्टेट इज जामनगर ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड, सो इसका आंसर होगा गुजरात। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम द नॉर्थर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसका आंसर होगा श्रीनगर विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड सेवंथ क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज टूटीकोरिन मेजर सी पोर्ट लोकेटेड, सो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। सो लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही थे, बट इन सारे कैंडिडेट्स को इन सारी जगहों को प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को देना है। सो विद दिस क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिला होगा कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आप लोग को अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाइक दिस। एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।